अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं मोहम्मद कैस अली खान हूं और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं जिसके ऊपर मैं वीडियोस अपलोड करता हूं मैट्रिक और इंटरमीडिएट के डिफरेंट सब्जेक्ट्स की। डियर स्टूडेंट्स, हमने फर्स्ट ईयर की फिजिक्स का पहला चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है जिसका नेम है मेजरमेंट्स। हमने इसके बाकी सारे टॉपिक्स कर लिए हैं, सिर्फ इसका लास्ट टॉपिक रह गया था हमारे पिछले लेक्चर्स के अंदर जो कि डायमेंशंस के ऊपर है। तो इस लेक्चर के अंदर हम डायमेंशंस का टॉपिक कवर करेंगे और अपना ये जो पहला चैप्टर है इसको हम इस लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह कंप्लीट कर लेंगे। फिर आगे हमारे जो लेक्चर्स होंगे वहां पे हम इस चैप्टर की जो एक्सरसाइज है उसको सॉल्व करेंगे। तो इस लेक्चर के अंदर हमारे पास डायमेंशंस का टॉपिक है, डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। ये टॉपिक हमने देखना है। यहाँ पे एक तो हमने ये देखना है कि जो डायमेंशंस हैं ये होती क्या है, डायमेंशंस का मतलब क्या है। उसके बाद हम ये देखेंगे कि हमारे पास जो डायमेंशंस हैं इनको यूज करके हम फिजिकल इक्वेशंस की होमोजेनिटी कैसे चेक कर सकते हैं। इन अदर वर्ड्स हम ये कैसे प्रूव कर सकते हैं कि जो गिवन फिजिकल इक्वेशन है ये करेक्ट है या नहीं। ठीक है, उनकी करेक्शन को प्रूव कर सकते हैं। और उसके बाद हमने ये देखना है कि हम किस तरह से डायमेंशंस को यूज करके डिफरेंट फार्मूलाज को डिराइव कर सकते हैं। और एंड के ऊपर हम ये देखेंगे कि ये जो डायमेंशनल एनालिसिस है इसकी लिमिटेशंस क्या है, वो कौन सी बातें हैं जिनके बारे में हमें डायमेंशंस इंफॉर्मेशन नहीं दे सकती। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले हमारे पास है डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। यहाँ पे हम ये देखेंगे कि जो डायमेंशंस हैं ये असल में होती क्या है। एनी फिजिकल क्वांटिटी कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय सर्टेन फेमिलियर प्रॉपर्टीज। जो भी हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी है उसको आप डिस्क्राइब कर सकते हैं बाय सर्टेन फेमिलियर प्रॉपर्टीज। कुछ मखसूस फेमिलियर प्रॉपर्टीज की हेल्प से आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को डिस्क्राइब कर सकते हैं। फेमिलियर प्रॉपर्टीज ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जिनके बारे में आम तौर पे हमें पता होता है, सच एज लेंथ। और वो कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जिनके अंदर आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस कर सकते हैं। उनमें लेंथ शामिल है, उनमें मास शामिल है, टाइम है, टेम्परेचर है, इलेक्ट्रिक करंट है, एटसेट्रा, ये इसमें शामिल है। ठीक है, इनकी हेल्प से हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को डिस्क्राइब कर सकते हैं। दीज मेजरेबल प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड डायमेंशंस। अब ये जो हमारे पास प्रॉपर्टीज हैं जो कि मेजरेबल हैं, इनके हम मेजरमेंट कर सकते हैं, इनको हम डायमेंशन कहते हैं। ठीक है, डायमेंशंस डील विद द क्वालिटेटिव नेचर ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। अब जो डायमेंशंस हैं ये किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की क्वालिटेटिव नेचर के साथ डील करती हैं। क्वालिटेटिव नेचर ये हो सकती है कि उसके अंदर कौन कौन सी जो फिजिकल क्वांटिटी है वो उसमें शामिल है। ठीक है, ये उसकी क्वालिटी होती है। इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज का मतलब ये कि उसमें कौन कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटीज शामिल हैं। द क्वांटिटीज सच एज लेंथ, डेप्थ, हाइट, डायमीटर, लाइट ईयर आर ऑल मेजर्ड इन मीटर। अब ये जो आपके पास जितनी भी क्वांटिटीज यहाँ पर उन्होंने बताई हैं, लेंथ है, डेप्थ है, हाइट है, डायमीटर है, लाइट ईयर है, ये सारी जो है इनको हम मीटर्स के अंदर मेजर करते हैं। लाइट ईयर का मतलब है वो डिस्टेंस जो कि लाइट या रोशनी एक साल में कवर करती है। ठीक है, इन सब को हम मेजर करते हैं मीटर्स के अंदर एंड डिनोटेड बाय द सेम डायमेंशन। और इन सब को हम एक ही डायमेंशन से डिनोट करते हैं, बेसिकली नोन एज लेंथ। और वो इनकी जो डायमेंशन है उसको हम लेंथ कहते हैं, गिवन बाय सिंबल एल। इसको हम कैपिटल एल से डिनोट करते हैं, रिटन विद इन स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इसको हम लिखते हैं एल को। ठीक है, तो ये हमारे पास डायमेंशन है किसकी, ये हमारे पास डायमेंशन है लेंथ की भी, डेप्थ की भी, हाइट की भी, डायमीटर की भी, लाइट ईयर की भी। क्योंकि ये जितनी भी है सारी हैं तो लंबाइयाँ हैं तो सारी लेंथ, तो लेंथ की हमारे पास जो डायमेंशन है वो है एल। ठीक है, ये आपने याद रखना है। सिमिलरली अब यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास मजीद एग्जांपल्स आ रही हैं जिनके अंदर मजीद जो हमारे पास डायमेंशंस है वो बताएंगे। सिमिलरली इसी तरह से द अदर फंडामेंटल क्वांटिटीज, इसी तरह से बाकी हमारे पास जो फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट एंड टेम्परेचर आर डिनोटेड बाय स्पेसिफिक सिंबल्स। ये जो हमारे पास बाकी फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं इनको हम इस तरह से मखसूस सिंबल से डिनोट करते हैं। जो मास है इसकी डायमेंशन होती है कैपिटल एम। ठीक है, सबको जितनी भी डायमेंशंस हैं इनको लिखना आपने स्क्वायर ब्रैकेट में ही है। और उसके बाद जो हमारे पास टाइम है इसको आप लिखते हैं कैपिटल टी से। और उसके बाद हमारे पास जो इलेक्ट्रिक करंट है इसको आप लिखते हैं कैपिटल ए से। वैसे इसको हम कैपिटल आई से भी लिखते हैं। ए तो यहाँ पे इन्होंने उसका जो एम्पेयर होता है यूनिट उसका ये लिख दिया, इसको आप कैपिटल आई से भी लिखते हैं। एंड थीटा इसको आप ब्रैकेट में लिखते हैं। ठीक है, जो थीटा है ये है टेम्परेचर का। ठीक है, टेम्परेचर का सिंबल जो है वो थीटा आप लिखते हैं डायमेंशंस के अंदर। तो इनको हम रिपीट कर देते हैं जो हमने यहाँ पे डायमेंशंस देखी हैं। सबसे पहले हमने ये देखा कि हमारे पास अगर लेंथ हो, ठीक है, और उसके बाद हमारे पास अगर विड्थ हो और डेप्थ हो, हाइट हो, डायमीटर हो, लाइट ईयर हो, जिस भी किस्म की वो लेंथ हो उसकी डायमेंशन सेम ही होगी, वो एल होगी। उसके बाद हमने बाकी डायमेंशंस देखी। हमने देखा कि जो मास है उसकी डायमेंशन ये होती है,
टाइम की डायमेंशन होती है कैपिटल टी, और उसके बाद जो इलेक्ट्रिक करंट है उसकी डायमेंशन कैपिटल ए कह रहे हैं इसको, वैसे आमतौर पे कैपिटल आई कहते हैं। एंड उसके बाद जो टेम्परेचर है उसकी डायमेंशन हमारे पास है थीटा ब्रैकेट के अंदर रिस्पेक्टिवली। ठीक है, रिस्पेक्टिवली का मतलब ये है, पहले क्योंकि बात हुई है मैथ्स की तो ये मैथ्स की डायमेंशन है, बाद में टाइम की बात हुई है तो उससे अगली टाइम की है, उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट की बात हुई है तो उससे अगली इलेक्ट्रिक करंट की डायमेंशन है, उसी तरह से अगली फिर टेम्परेचर की है। दीज 5 डायमेंशंस हैव बीन चोजन एज बीइंग बेसिक। ये 5 ऐसी डायमेंशंस हैं जिनको हम बेसिक डायमेंशंस कहते हैं। ठीक है, ये बेसिक हैं, इनको यूज करके फिर हम बाकियों को लिखते हैं। बिकॉज दे आर ईजी टू मैयर इन एक्सपेरिमेंट्स, क्योंकि एक्सपेरिमेंट्स के अंदर मैयर करना इनके लिए बड़ा आसान है, या इनको हम बड़ी आसानी से मैयर कर सकते हैं। द डायमेंशंस ऑफ अदर क्वांटिटीज इंडिकेट हाउ दे आर रिलेटेड टू द बेसिक क्वांटिटीज। अब जो बाकी क्वांटिटीज हैं उनकी डायमेंशन का ये मतलब है, ठीक है, उनकी डायमेंशंस है वो ये इंडिकेट करती हैं या फिर ये बताती हैं, क्या बताती हैं कि वो किस तरह से बेसिक क्वांटिटीज के साथ रिलेटेड हैं, या फिर उसके अंदर कितनी बेसिक क्वांटिटीज शामिल हैं किसी भी और क्वांटिटी के अंदर। एंड आर कम्बिनेशन ऑफ फंडामेंटल डायमेंशंस, और वो किस तरह से जो फंडामेंटल डायमेंशंस हैं इनके कम्बिनेशन है। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पे स्पीड v इज मेजर्ड इन मीटर्स पर सेकंड। अब जो स्पीड है हमारे पास उसको मेजर करते हैं मीटर पर सेकंड के अंदर। हमने अब जो हमारे पास स्पीड v है ये हमने देखना है कि स्पीड की क्या डायमेंशंस हैं। ठीक है, इसके अंदर कौन कौन सी बेसिक क्वांटिटीज शामिल है। सो इट हैज़ दी डायमेंशंस ऑफ लेंथ l डिवाइडेड बाय टाइम कैपिटल T। अब देखिए इसके अंदर 2 ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनकी इसके अंदर डायमेंशन शामिल है। हम जानते हैं कि जो स्पीड है उसका फार्मूला होता है v इज इक्वल टू एस ओवर डेल टी। जो डिस्टेंस है और नीचे जो टाइम है ये हमारे पास फार्मूला है इसका स्पीड का। तो जो s है हमारे पास उसको हम l कहते हैं, ठीक है, क्योंकि s एक लेंथ ही है तो वो हो जाएगा l। ठीक है, इसकी डायमेंशन l है, और उसके बाद जो डेल टी है ये टाइम होता है। ठीक है, तो टाइम की डायमेंशन हम जानते हैं कि ये होती है कैपिटल T। तो अब नीचे इस तरह से कैपिटल T लिख देंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा है जो v है उसकी डायमेंशन। अब देखिए अगर आपने v की डायमेंशन फाइंड करनी है तो आपने सबसे पहले v के अराउंड स्क्वायर ब्रैकेट लाजमी लगानी है। स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे, उसके बाद l की डायमेंशन, उसके नीचे t की डायमेंशन। अब जो t है इसकी डायमेंशन को अगर आप ऊपर लेके जाएं तो ऊपर इसकी जो पावर है ये माइनस हो जाएगी। नीचे पावर +1 थी, ऊपर पावर हो जाएगी -1, और उसके बाद ये ब्रैकेट आप इकट्ठी कर दें तो यहाँ पे आपके पास जो t की पावर -1 है और जो ये l है ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे और ये इकट्ठे हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमें v की यानी कि स्पीड की डायमेंशन मिल गई है जो कि हमारे पास है lt रेज़ टू द पावर -1। ठीक है, t रेज़ टू द पावर -1 इसके अंदर। और उसके बाद हमारे पास जो एक्सेलरेशन है उसकी भी हम डायमेंशन इसी तरह से फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए ये हमारे पास है स्पीड की डायमेंशन। अगर वेलोसिटी हो तो वेलोसिटी की भी यही डायमेंशन होगी। ठीक है, वेलोसिटी की भी डायमेंशन यही होगी। तो वेलोसिटी की डायमेंशन की हेल्प से हम फाइंड कर सकते हैं एक्सेलरेशन की डायमेंशन। एज द एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू डेल v ओवर डेल t। तो v की डायमेंशन हम जानते हैं ये है, आप इधर v की डायमेंशन पुट करेंगे। डायमेंशंस ऑफ एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन की डायमेंशन हम इस तरह से फाइंड करते हैं कि ऊपर आप लिखेंगे v की डायमेंशन इस तरह से और नीचे आप लिखेंगे टाइम t की डायमेंशन। ठीक है, v की डायमेंशन यहाँ पे हमारे पास मौजूद है वो आप यहाँ पे पुट कर दें, और टाइम की जो डायमेंशन कैपिटल T है उसको आप यहाँ पे लिख दें। ठीक है, उसके बाद ये जो आपके पास नीचे वाला T है इसको अगर आप लेके जाएं ऊपर, क्योंकि यहाँ पे देखें स्लैश है इसका मतलब है डिवीजन। अगर इस नीचे वाले T को आप लेके जाएं ऊपर तो इसकी पावर हो जाएगी -1। ये पावर ऊपर जाके -1 होगी, यहाँ पे -1 पावर पहले से मौजूद है तो -1 और -1 ऐड होके हो जाएंगे -2। तो हमारे पास जो एक्सेलरेशन है इसकी डायमेंशन होती है L इंटू टी रेज़ टू द पावर -2। ठीक है, ये हमारे पास एक्सेलरेशन की डायमेंशन है। अब इस डायमेंशन को यूज करके हम फोर्स की डायमेंशन भी लिख सकते हैं। ठीक है, आल्सो डायमेंशंस ऑफ फोर्स कैन बी रिटन एज। अब जो फोर्स है इसकी डायमेंशन को आप इस तरह से लिख सकते हैं F इज इक्वल टू ma। हम जानते हैं फोर्स जो है उसका फार्मूला होता है F इज इक्वल टू ma, ये मैट्रिक में आपने पढ़ा होगा। डायमेंशन अगर आपने फाइंड करनी है तो F के ऊपर भी आप ये ब्रैकेट अप्लाई करेंगे और इधर भी आप दोनों के ऊपर ये डायमेंशन वाली जो स्क्वायर ब्रैकेट है ये अप्लाई कर देंगे। ठीक है, m जो है इसकी डायमेंशन हम जानते हैं मैथ्स की डायमेंशन वो होती है कैपिटल M। ठीक है, इस तरह से इसको आप डिनोट करते हैं। उसके बाद जो a है हमारे पास एक्सेलरेशन, इसकी हमें डायमेंशन पता है जो कि हमने यहाँ पे ऊपर पहले से फाइंड कर ली हुई है ये। ठीक है, इसको आप पुट करेंगे यहाँ पे एक ही जगह पे और उसके बाद आप इन सब को इकट्ठा करके एक ही ब्रैकेट में लिख देंगे। जितनी भी आपके पास फिजिकल क्वांटिटीज हों उन सब की डायमेंशन क्वांटिटी के ऊपर आपने एक ही ब्रैकेट के अंदर लिखना है। तो ये आपके पास फाइनल डायमेंशन है फोर्स की। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमारे पास डायमेंशनैलिटी का यूज लिखा हुआ है, बाय द यूज ऑफ डायमेंशनैलिटी। अब ये जो ऊपर हमने सारा डायमेंशंस का कॉन्सेप्ट पढ़ा है इसको यूज करके हम क्या क्या कर सकते हैं वो अब यहाँ पे बताया हुआ है। वी कैन चेक दी होमोजेनिटी करेक्टनेस ऑफ ए फिजिकल इक्वेशन। हम किसी फिजिकल इक्वेशन की होमोजेनिटी या फिर करेक्टनेस बता सकते हैं।
ठीक है, फिजिकल इक्वेशन ऐसी इक्वेशन है जिसमें फिजिकल क्वांटिटीज होंगी। एंड आल्सो, और इसके साथ साथ हम ये भी कर सकते हैं, वी कैन डिराइव फार्मूला फॉर अ फिजिकल क्वांटिटी, हम किसी फिजिकल क्वांटिटी का फार्मूला भी डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, दो काम कर सकते हैं। पहले नंबर पे हम किसी इक्वेशन को दुरुस्त प्रूव कर सकते हैं, दूसरे नंबर पे हम किसी इक्वेशन का या किसी फिजिकल क्वांटिटी का जो फार्मूला है वो भी डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, दोनों चीजें यहाँ पे देखेंगे। पहले हम ये देखेंगे हम किस तरह से फिजिकल इक्वेशन को प्रूव कर सकते हैं कि वो दुरुस्त है, इसके बाद फिर हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का एक फार्मूला डिराइव करना सीखेंगे कैसे करना है। ठीक है, वो प्रोसेस भी देखेंगे। तो पहले हम देखते हैं होमोजेनिटी ऑफ फिजिकल इक्वेशंस, ये हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है, होमोजेनिटी ऑफ फिजिकल इक्वेशंस। करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन कैन बी चेक्ड बाय शोइंग दैट द डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन आर द सेम। अब देखिए, अगर आपने चेक करना है कि कोई भी इक्वेशन करेक्ट है या नहीं, तो वो इस तरह से चेक किया जा सकता है कि आप ये देखें कि दोनों साइड्स जो इक्वेशन की, उनके ऊपर जो क्वांटिटीज मौजूद हैं उन सब की डायमेंशंस आपस में बराबर हैं या नहीं। दो साइड्स होती हैं किसी भी इक्वेशन की और दोनों साइड्स के ऊपर फिजिकल क्वांटिटीज होंगी। अगर दोनों साइड के ऊपर फिजिकल क्वांटिटीज की डायमेंशंस सेम निकल आती हैं तो वो इक्वेशन दुरुस्त है। ठीक है, ये चीज़ हमने अभी यहाँ पे देखनी है। दिस इज नोन एज प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, इसे हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, कि जो फिजिकल इक्वेशन है उसकी दोनों साइड्स के ऊपर जो डायमेंशंस है वो बराबर है। सपोज ए कार, अब यहाँ पे देखें एग्जाम्पल दी हुई है, यहाँ पे एग्जाम्पल होगी जिसके अंदर हम एक इक्वेशन को प्रूव करेंगे वो करेक्ट है। ठीक है, यहाँ पे हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी अप्लाई करेंगे। सपोज ए कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, फर्ज करें एक कार जो है वो स्टार्ट होती है रेस्ट से, इसका मतलब इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 है। एंड कवर्स ए डिस्टेंस s इन टाइम t, और टाइम t के अंदर वो डिस्टेंस कैपिटल S कवर करती है, मूविंग विद एन एक्सेलरेशन a, और उसके बाद इसका जो एक्सेलरेशन है वो a के बराबर है। ठीक है, दी इक्वेशन ऑफ मोशन इज गिवन बाय दिस वन, तो हमारे पास ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन है इसकी वो इसके बराबर होती है। इक्वेशन ऑफ मोशन आप मैट्रिक के अंदर पढ़ चुके हैं, ये वो इक्वेशन ऑफ मोशन है। हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो इस चीज़ के बराबर है, s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 at स्क्वायर। अब यहाँ पे देखें हमें जो डेटा गिवन है उसके अंदर जो वी आई है वो है 0, क्योंकि जो कार है ये रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 है। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो फार्मूला है या ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन है, यहाँ पे वी आई जब आप पुट कर देंगे यहाँ पे 0, तो ये पहली टर्म खत्म हो जाएगी, दूसरी सिर्फ रह जाएगी। हमारे पास जो ऐसे ये बराबर आ जाएगा इस चीज़ के। अब हमने इसको चेक करने के लिए जो हमारे पास फिजिकल इक्वेशन है क्या ये दुरुस्त है या नहीं, तो उसके लिए इसकी दोनों साइड्स हैं, हम इनकी डायमेंशन चेक करेंगे क्या बराबर आती है या नहीं। तो स्टार्ट करते हैं इसको। न्यूमेरिकल फैक्टर्स लाइक 1/2 हैव नो डायमेंशंस, अब यहाँ पे जो नंबर्स हैं इनकी कोई डायमेंशन नहीं है, सो दे कैन बी इग्नोर्ड, तो इसलिए इनको हम इग्नोर कर सकते हैं। बाई पुटिंग द डायमेंशंस ऑफ बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन, जो इक्वेशन है इसकी दोनों साइड्स के ऊपर आप डायमेंशन पुट कर दें। जो s है इसकी भी डायमेंशन फाइंड करेंगे, जो a है इसकी भी हम डायमेंशन फाइंड करेंगे, t स्क्वायर की भी हम डायमेंशन फाइंड करेंगे। ठीक है, हमने यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा दी सबके साथ। राइटिंग द सिंबल्स ऑफ डायमेंशंस, उसके बाद जो डायमेंशंस हैं इनके सिंबल्स आप लिखें। जो s है ये डिस्टेंस होता है, हम जानते हैं डिस्टेंस हो किसी भी किस्म का डिस्टेंस हो तो उसकी डायमेंशन l होती है, लेंथ होती है, वो हमने लिख दी। उसके बाद a की डायमेंशन हमने पहले फाइंड कर ली है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो a है उसकी डायमेंशन यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, l इंटू टी रेज टू द पावर -2 वो हमने यहाँ पे पुट कर दी। ठीक है, इधर पुट कर दी। और उसके बाद जो टाइम t है उसकी डायमेंशन हम जानते हैं कैपिटल D होता है, वो हमने यहाँ पे पुट कर दी, ऊपर इसके पावर 2 भी है। उसके बाद आप इन तमाम डायमेंशंस को कंबाइन करेंगे, ब्रैकेट 1 बना देंगे, और ये t की पावर -2 है, यहाँ पे t की पावर है +2, तो ये जब पावर ऐड होंगी तो 2 - 2 हो जाएगा, तो t की पावर हो जाएगी 0 जो कि बराबर आ जाएगा 1 के। ठीक है, तो इसका मतलब है t खत्म हो जाएगा और यहाँ पे सिर्फ आपके पास l रह जाएगा इस साइड के ऊपर। तो यहाँ पे देखिए आपके पास सिर्फ l रह गया है और इधर भी आपके पास है l। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो फिजिकल इक्वेशन थी इसकी दोनों साइड्स के ऊपर जो डायमेंशन है वो सेम है। दोनों साइड्स के ऊपर क्योंकि डायमेंशन सेम है तो इसीलिए ये इक्वेशन ट्रू है। ठीक है, दिस शोज दैट डायमेंशंस ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन आर द सेम, ये हमें दिखाता है कि इक्वेशन की दोनों साइड्स के ऊपर जो डायमेंशन है वो सेम है। देयरफॉर इसलिए द इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, तो इसलिए जो इक्वेशन है ये डायमेंशनली दुरुस्त है। तो यहाँ पे हमने ये देखा कि हमने किस तरह से किसी भी फिजिकल इक्वेशन को डायमेंशनैलिटी को यूज करते हुए या प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को यूज करते हुए किस तरह से उसको हमने दुरुस्त प्रूव करना है, तो हमने कर दिया। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है डेरिवेशन ऑफ अ फार्मूला। अब हमने ये देखना है कि डायमेंशंस के कंसेप्ट को यूज करके हमने किस तरह से किसी भी एक फिजिकल क्वांटिटी का जो फार्मूला है उसको डिराइव करना है। डेरिवेशन ऑफ अ फार्मूला हमारे पास न्यू टॉपिक है। डायमेंशनैलिटी कैन बी यूज्ड टू डिराइव अ पॉसिबल फार्मूला फॉर अ फिजिकल क्वांटिटी, इसको हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के लिए एक पॉसिबल फार्मूला डिराइव करने के लिए यूज कर सकते हैं। एग्जैक्ट फार्मूला नहीं होगा, पॉसिबल उसका कोई फार्मूला हमें मिल सकता है। बाय करेक्ट एस्टिमेशन ऑफ वेरियस फैक्टर्स ऑन विच द क्वांटिटी डिपेंड्स, जिस क्वांटिटी का हम फार्मूला बताएंगे
उसके बारे में हमने करेक्ट एस्टिमेशन करना है, दुरुस्त अंदाज़ा ये लगाना है कि वो किन किन मुख्तलिफ फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड कर रही है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास है एग्जाम्पल 1.4। यहाँ पे हम ये देखेंगे कि हमारे पास एक फिजिकल क्वांटिटी होगी, वो डिपेंड करेगी डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ के ऊपर, उनकी हेल्प से फिर हम उसका फार्मूला डिराइव करने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास है 1.4, डिराइव ए फार्मूला फॉर द सेंट्रीपिटल फोर्स। आप सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला डिराइव करें। कौन सी सेंट्रीपिटल फोर्स? रिक्वायर्ड टू कीप एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ सर्कल। वो सेंट्रीपिटल फोर्स जो कि एक सर्कल के अंदर एक ऑब्जेक्ट को मूव करवाती है, ठीक है, विद यूनिफॉर्म स्पीड के साथ। सेंट्रीपिटल फोर्स ऐसी फोर्स होती है जो कि किसी ऑब्जेक्ट को सर्कल के अंदर यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव करवाती है। हमने अब उसका सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला डिराइव करना है। अज्यूमिंग दैट सेंट्रीपिटल फोर्स डिपेंड्स ऑन, अब देखें हमने जैसे पहले कहा था कि जब हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का फार्मूला डिराइव करेंगे तो हमें उन फैक्टर्स का पता होना चाहिए जिनके ऊपर वो फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड करती है। तो वही फैक्टर्स यहाँ पे बता रहे हैं। अज्यूमिंग दैट सेंट्रीपिटल फोर्स डिपेंड्स ऑन मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, मास आ गया, मास के ऊपर डिपेंड करेगी। रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस के ऊपर ये डिपेंड करेगी। एंड यूनिफॉर्म स्पीड, और उसके बाद स्पीड के ऊपर डिपेंड करेगी। ठीक है, एज फोर्स डिपेंड्स ऑन मास m ऑफ द ऑब्जेक्ट, रेडियस r ऑफ द सर्कल एंड यूनिफॉर्म स्पीड v। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास सोल्यूशन है, यहाँ पे हम इसका फार्मूला करेंगे डिराइव। अब जैसे कि उन्होंने हमें बताया है कि जो फोर्स है ये डिपेंड करती है मास के ऊपर, यूनिफॉर्म स्पीड v के ऊपर, और उसके बाद जो सर्कल है उसके रेडियस के ऊपर। तीन चीज़ों के ऊपर अगर ये डिपेंड करती है तो हमने यहाँ पे इसलिए लिख दिया f इज प्रोपोर्शनल टू m रेज टू द पावर a, v रेज टू द पावर b एंड r रेज टू द पावर c। ठीक है, ये इन तीन चीज़ों के ऊपर जो फोर्स है ये कर रहे हैं डिपेंड, इसलिए हमने यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी लगा दी। ठीक है, यहाँ पे जो लिखा हुआ है इसका मतलब है प्रोपोर्शनल। f इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ दीज थ्री क्वांटिटीज। अगर इस प्रोपोर्शनैलिटी को आपने इक्वालिटी में चेंज करना है तो आपको कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। कांस्टेंट लगा दिया तो m की पावर a है, v की पावर b है, r की पावर है c। अब यहाँ पे हमने डायमेंशंस का जो कंसेप्ट है वो यूज़ करना है। डायमेंशंस का कंसेप्ट यूज़ करेंगे और जो वहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी था उसको यूज़ करके हम यहाँ पे a, b और c की जो वैल्यूज़ हैं ये फाइंड कर लेंगे। देखें बेसिकली यहाँ पे इस कैलकुलेशन का जो मकसद है वो है a, b, c की वैल्यूज़ फाइंड करना। इनकी अगर आपको न्यूमेरिकल वैल्यूज़ पता चल जाएं तो उसके बाद आप यहाँ पे इनकी वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं और आपके पास f का एग्जैक्ट फार्मूला आ जाएगा। ठीक है, तो यही काम हमने अब यहाँ पे करना है। तो माइंड में आपने रखना है कि बेसिक हमारा यहाँ पे जो पर्पज़ है वो a, b, c की वैल्यूज़ फाइंड करना है। अब देखिए अगर हमारे पास a, b, c की वैल्यूज आ जाएं तो इससे फिर हमें क्या पता चलेगा? इससे हमें पता ये चलेगा कि जो f है ये m के ऊपर कितना डिपेंड कर रही है, v के ऊपर कितना डिपेंड कर रही है और r के ऊपर कितना डिपेंड कर रही है। ठीक है, ये हमें इससे पता चलेगा। वेयर द एक्सपोनेंट्स या फिर पावर्स a, b एंड c आर टू बी डिटरमिन्ड। अब ये हमने डिटरमिन करनी है, इनको फाइंड करना है बाय द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। अब जो होमोजेनिटी का प्रिंसिपल हमने पहले पढ़ा है, द डायमेंशंस ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन शुड बी द सेम। अब जो इक्वेशन की दोनों साइड्स हैं इनके ऊपर डायमेंशन जो है वो बराबर होनी चाहिए। ठीक है, जो डायमेंशन इधर है वही डायमेंशन इधर होनी चाहिए। हमने पहले पढ़ा है कि अगर एक फिजिकल इक्वेशन है उसकी दोनों साइड्स के ऊपर फिजिकल क्वांटिटीज मौजूद हैं तो इक्वेशन बनी ही उस वक्त है जब दोनों साइड्स की डायमेंशन है ये आपस में बराबर है। तो यहाँ पे क्योंकि इक्वेशन बनी पड़ी है इसका मतलब ये है कि दोनों साइड्स की डायमेंशन आपस में है बराबर। सिंस कांस्टेंट हैज नो डायमेंशन, अब क्योंकि कांस्टेंट जो है इसकी डायमेंशन नहीं होती, सो बाय इग्नोरिंग इट, तो इसको हम कर देते हैं इग्नोर। इसको इग्नोर करने से वी राइट द अबव इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ डायमेंशंस एज। अब ऊपर वाली हमारे पास जो इक्वेशन है इसको हम लिखते हैं डायमेंशंस की फॉर्म में। ठीक है, अगर आप इसको लिखें डायमेंशंस की फॉर्म में तो जो f है इसके ऊपर भी आपको अप्लाई करनी पड़ेगी डायमेंशन का साइन, और ये जो आपके पास m रेज टू द पावर a है इधर भी अप्लाई कर दें, v के ऊपर भी अप्लाई कर दें और r के ऊपर भी अप्लाई कर दें। ठीक है, सब के ऊपर हमने डायमेंशन का साइन अप्लाई कर दिया। उसके बाद जिस जिसकी डायमेंशन आपको पता है वो आप यहाँ पे डायमेंशन उनकी पुट कर दें। हमने इससे पहले फोर्स की डायमेंशन फाइंड की है पिछले पेज के ऊपर, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने फोर्स की डायमेंशन फाइंड की। अब देखें जो जो डायमेंशंस वहाँ पे यूज़ हो रही हैं वो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, फिर इनको हम वहाँ पे यूज़ करेंगे। अब देखें यहाँ पे हमारे पास डायमेंशन है v की, ठीक है, वेलोसिटी की या फिर स्पीड की। ये हमने पहले फाइंड की, ये डायमेंशन है स्पीड की। उसके बाद जो f है इसकी डायमेंशन हमने फाइंड की कि ये इसके बराबर है। अब इन दोनों को हमने वहाँ पे पुट करना है। ठीक है, यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे हमने f की डायमेंशन पुट कर दी। ठीक है, उसके बाद हमने v की डायमेंशन पुट कर दी। वहाँ पे लिखा हुआ एल टी इनवर्स, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पे m की डायमेंशन पुट कर दी। मास की डायमेंशन होती है कैपिटल M, v की डायमेंशन आ गई, और उसके बाद जो हमारे पास r है रेडियस, ये बेसिकली लेंथ है। देखिए लेंथ किसी भी फॉर्म में हो, चाहे वो रेडियस हो, चाहे डायमीटर हो, चाहे वो लेंथ हो, चाहे वो ब्रेड्थ हो, चाहे वो डेप्थ हो या हाइट हो, उसकी डायमेंशन l ही होगी।
ठीक है। तो आर जो है ये क्योंकि एक लेंथ है तो इसकी डायमेंशन कैपिटल एल के बराबर है। इन सब के ऊपर जो पावर्स हैं वो आप इनके साथ वैसे लिख दें। यहाँ पे देखें इसको आप तो वैसे लिखेंगे, लेकिन इस साइड के ऊपर देखें जो पावर बी है ये इन दोनों के ऊपर है, एल के ऊपर भी है और टी इनवर्स के ऊपर भी। आगे फिर हम यही काम करेंगे, सेपरेट करके इनको कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे एल के ऊपर पावर सी है, एम के ऊपर है पावर ए। उसके बाद आप ये देखें कि यहाँ पे जो बेसिस हैं वो किस किस की आपस में बराबर हैं, या फिर कौन कौन सी बेसिस कहाँ कहाँ पे आपस में बराबर हैं। तो वो दो बेसिस हैं जो कि आपस में बराबर हैं, एक यहाँ पे एल है और एक यहाँ पे एल है, ठीक है। ये दोनों आपस में बराबर। इस एल के ऊपर देखें क्या पावर है, एल के ऊपर भी पावर बी है, टी इनवर्स जो है इसके ऊपर भी पावर है हमारे पास बी। तो एल के ऊपर जो पावर बी है ये इस तरह से हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, एल की पावर सी। तो एल एक ही हो जाएगा और पावर्स जो है इनकी ऐड हो जाएंगी बी प्लस सी। तो इसलिए यहाँ पे उन्होंने लिख दिया एल रेज टू द पावर बी प्लस सी। और जो टी है इसकी पावर यहाँ पे -1 है, ऊपर पावर है बी। तो बाहर वाली पावर अंदर वाली पावर के साथ होती है मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे हो जाएगा टी रेज टू द पावर -b। ठीक है, इस तरह से आपने इसको कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट वो लिखते हैं कंपेयरिंग बोथ साइड्स। अब दोनों जो साइड्स इनको हमने करना है कंपेयर। अब देखिए माइंड में आपने रखनी है वही बात कि जो इस कैलकुलेशन का मकसद है वो यही है कि हमने ए बी सी की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो यहाँ पे देखिए अगर आप दोनों साइड्स को कंपेयर करें तो यहाँ पे लिखते हैं कंपेयरिंग द पावर्स ऑफ डायमेंशंस ऑन बोथ साइड्स ऑफ द अबव इक्वेशन। अब दोनों साइड्स के अंदर जो डायमेंशंस पड़ी हुई हैं इनकी पावर्स को हमने कर रहे हैं कंपेयर। अब क्योंकि देखें दोनों साइड्स हैं बराबर, यहाँ पे लिखी हुई है इक्वालिटी, इक्वालिटी लिखी हुई है, इसका मतलब ये है कि ये साइड और ये साइड आपस में बराबर। यहाँ भी नीचे एम एल टी है, यहाँ भी नीचे एम एल टी है, ऊपर पावर्स हैं डिफरेंट, यहाँ पे कुछ और पावर्स नजर आ रही हैं, यहाँ पे कुछ और पावर्स नजर आ रही हैं। अब देखें एम एल टी इधर भी है, इधर भी एम एल टी है और यहाँ पे दरमियान में इक्वालिटी भी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पावर्स इधर हैं वही पावर्स इधर होनी चाहिए। पावर सेम होगी तो तभी ये जो इक्वेशन है ये होल्ड करेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि पावर्स हमने अब कंपेयर करनी है, कंपेयर कर सकते हैं पावर्स कंपेयर करने का मतलब ही यही है क्योंकि इक्वेशंस बराबर हैं, नीचे एम एल टी बराबर है तो ऊपर पावर्स भी बराबर होगी, तो उनको हम कर रहे हैं कंपेयर। अब देखें जो यहाँ पे ए है ये किसके बराबर होगा, 1 के बराबर, क्योंकि m की पावर इधर a है, यहाँ पे m की पावर है 1, तो इसीलिए आप a को 1 के बराबर लिख रहे हैं। उसके बाद आप ये देखें कि आपके पास जो t है उसकी पावर यहाँ पे क्या है, t की पावर यहाँ पे हमारे पास है -b, दूसरी साइड के ऊपर t की पावर क्या है -2। तो -1 से अगर आप मल्टीप्लाई करवाएं दोनों साइड्स को तो b की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 2। ठीक है, b की वैल्यू 2 आ गई। उसके बाद l की पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे l की पावर हमारे पास है b प्लस c, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस या फिर 1 इज इक्वल टू बी प्लस सी, क्योंकि उधर हमारे पास पावर 1 है और इधर हमारे पास पावर है b प्लस सी। ठीक है, b की वैल्यू जो मैंने पहले फाइंड की है 2 वो आप इधर पुट कर दें। ठीक है, हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 2 प्लस सी, c इज इक्वल टू 2 को आप उधर ले जाएं तो 1 में से माइनस हो जाएगा, तो c जो है ये बराबर आ जाएगा -1 के। ठीक है, इस तरह से आपने इनकी वैल्यूज फाइंड करनी है, आगे उन्होंने ये लिखी हुई भी हैं। तो b प्लस सी हमारे पास 1 के बराबर है। ठीक है, और उसके बाद जो -b है ये बराबर है -2 के। कंपेयर किया है हमने इनकी पावर्स। सॉल्विंग द अबव इक्वेशंस वी हैव a इज इक्वल टू 1, a की वैल्यू 1 पहले से पता है, यहाँ से b की वैल्यू हमें 2 मिली। ठीक है, b की वैल्यू जो 2 है ये जब आप इधर पुट करेंगे फिर 2 जब इधर आएगा माइनस होगी, जो हमने ऊपर काम कर लिया, तो आपके पास जो c है इधर b की वैल्यू 2 पुट करेंगे, c यहाँ पे वैसे रहेगा, ये हमने फाइंड करना है। 2 इधर आके माइनस का 2 हो जाएगा, तो जो c है इसकी वैल्यू आपको मिल जाएगी -1। तो a b c की आपको वैल्यूज क्योंकि पता चल गई हैं, तो अब आप जो पावर सी एम वी और आर की वो अब आप लिख सकते हैं। ठीक है, यही चीज यहां पर उन्होंने लिखी है। पुटिंग द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 के अंदर आप इन तमाम वैल्यूज को पुट करें जो तीनों वैल्यूज हैं। इक्वेशन 1 इस तरह से थी, f इज इक्वल टू कांस्टेंट m रेज टू द पावर a, v रेज टू द पावर b एंड r रेज टू द पावर c। m के ऊपर जो a है उसकी वैल्यू 1 है तो आपने m के ऊपर पावर 1 पुट कर दी यहाँ पे, और उसके बाद जो b है उसकी वैल्यू 2 है तो आपने v के ऊपर 2 लिख दिया, और उसके बाद जो c है इसकी वैल्यू है -1 तो आपने r के ऊपर लिख दिया -1। इस तरह से हमने इनकी पावर्स लिखी। आपको मैं पहले दिखा भी देता हूँ जहाँ पे थी हमारे पास इक्वेशन 1। यहाँ पे देखें m के ऊपर a है, v के ऊपर b है, r के ऊपर है c, तो हमने यहाँ पे a b c की जो वैल्यूज हमने फाइंड की वो हमने यहाँ पे पुट कर दी हैं। उसके बाद देखें यहाँ पे देखें हमारे पास जो पावर है r की वो है -1। अगर आपने इसको पॉजिटिव करना है तो आपको r नीचे लेके आना पड़ेगा डिवीजन में, तो ये आपके पास f जो उसका फार्मूला आ गया। द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट कैन नॉट बी डिटरमिन्ड बाय डायमेंशनल एनालिसिस। अब जो डायमेंशनल एनालिसिस है, जो काम हमने यहाँ पे किया डायमेंशंस की हेल्प से, उसकी हेल्प से आप कांस्टेंट की न्यूमेरिकल वैल्यू इस कांस्टेंट की नहीं बता सकते।
हाउएवर इट कैन बी फाउंड बाय एक्सपेरिमेंट्स, लेकिन ये जो तजर्बात होते हैं उनकी हेल्प से फाइंड कर सकते हैं। इन द अबव इक्वेशन न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट हैपेंस टू बी 1। अब ये जो आपके पास इक्वेशन है इसके अंदर जो कांस्टेंट है इसकी वैल्यू जो है वो 1 होती है, एक्सपेरिमेंट्स की हेल्प से पता चलता है। सो द इक्वेशन रिड्यूसेस टू दिस वन। तो कांस्टेंट अगर आप खत्म कर दें तो बाकी जो कुछ भी है वो यहाँ पे इक्वेशन के अंदर आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास ये टॉपिक भी कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे हमने ये देखा कि हम किस तरह से डायमेंशनल एनालिसिस को यूज़ करके किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का जो फार्मूला है उसको हम डिराइव कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है लिमिटेशंस इन डायमेंशनल एनालिसिस। अब हमने ये देखना है कि जो डायमेंशंस हैं ये किस टाइप की चीज़ें हैं जिनके बारे में हमें डायमेंशंस नहीं बता सकती, वो हमने अभी यहाँ पे देखनी है। कौन सी इन्फॉर्मेशन डायमेंशंस हमें नहीं दे सकती। इससे पहले हमने उनके फ़ायदे तो देख लिए, उनके यूजेस तो देख लिए, अब उनके जो लिमिटेशंस हैं वो हमने देखनी है, ठीक है, जो उनमें कमी है वो देखनी है। द डायमेंशनल मेथड कैन नॉट आइडेंटिफाई वेयर एन इक्वेशन इज रॉन्ग। अब जो डायमेंशनल मेथड है वो हमें ये नहीं बता सकता कि कोई इक्वेशन कहाँ पे गलत है। किस तरह से, मिसाल के तौर पे हम कहते हैं f इज इक्वल टू ma, ये इक्वेशन ठीक है, हमने प्रूव भी इसको किया कि इसकी दोनों साइड्स के ऊपर जो डायमेंशन है वो बराबर होती है। और उसके बाद अच्छा देखिए एक और आप एग्जांपल देखें जिसको हमने एग्जैक्टली प्रूव किया है कि ये इक्वेशन होल्ड करती है। वो इक्वेशन है ये, ठीक है, वो ये इक्वेशन है, इसको आप देखें s इज इक्वल टू 1/2 8 स्क्वायर, ठीक है। इस इक्वेशन को हमने प्रूव किया कि ये इक्वेशन दुरुस्त है। इसको हम वहाँ पे लेके जाते हैं, जो उन्होंने बात की है हम इस इक्वेशन के ऊपर अप्लाई करते हैं। इसको मैं दोबारा पढ़ता हूँ ताकि बात मज़ीद क्लियर हो जाए। यहाँ से स्टार्ट से देखें। द डायमेंशनल मेथड कैन नॉट आइडेंटिफाई वेयर एन इक्वेशन इज रॉन्ग। डायमेंशनल मेथड हमें ये नहीं बता सकता कि कोई भी इक्वेशन कहाँ पे गलत है, ठीक है। इसका क्या मतलब है, उस इक्वेशन को देखें। s इज इक्वल टू 1/2 8 स्क्वायर। हमने देखें डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से प्रूव किया था कि ये इक्वेशन है दुरुस्त। हमने किया क्या था, हमने 1/2 को इग्नोर किया था। क्यों इग्नोर किया था, क्योंकि जो कांस्टेंट है इसकी डायमेंशन नहीं होती। अब अगर 1/2 की जगह हम 3 लिख दें तो फिर भी जो डायमेंशनल मेथड है वो तो इसको दुरुस्त ही प्रूव कर देगा, क्योंकि 3 का तो हमारे पास जो डायमेंशन है 3 की वो तो होती नहीं है, उसने 3 को इग्नोर कर देना है डायमेंशनल मेथड ने। अगर आप 3 की जगह 5 लिख दें तो फिर भी वो इस इक्वेशन को 5 वाली जो इक्वेशन होगी जिसके अंदर आप यहाँ पे 1/2 की जगह 5 पुट कर रहे होंगे, वो 5 वाली इक्वेशन को भी आपका डायमेंशनल मेथड दुरुस्त प्रूव करके दे देगा, क्योंकि वो 5 को कर देगा इग्नोर, क्योंकि 5 की डायमेंशन नहीं है। तो यही इसकी लिमिटेशन है कि ये गलती जो है इक्वेशन की वो नहीं बता सकता। इवन इफ एन इक्वेशन इज प्रूव्ड करेक्ट, अगर एक इक्वेशन करेक्ट प्रूव हो भी गई हो, वी कैन ओनली से द इक्वेशन माइट बी करेक्ट। हम सिर्फ ये कह सकते हैं कि ये इक्वेशन दुरुस्त हो सकती है, 100% गारंटी हम नहीं दे सकते। फॉर द रीज़न दैट द मेथड डज नॉट प्रोवाइड ए चेक ऑन एनी न्यूमेरिकल फैक्टर और कांस्टेंट। उसकी रीज़न ये है कि ये जो हमारे पास मेथड है डायमेंशनल एनालिसिस का, ये न्यूमेरिकल फैक्टर्स या फिर कांस्टेंट्स के बारे में कोई भी चेक हमें प्रोवाइड नहीं करता, ये उनको इग्नोर करता है क्योंकि उनकी डायमेंशन नहीं होती। That can only be determined by experiments or plotting some suitable graph between the variables। तो ये जो हमारे पास कांस्टेंट्स हैं ये हम कैसे इनको डिटरमिन कर सकते हैं, कैसे फाइंड कर सकते हैं, इनको हम एक्सपेरिमेंट्स की हेल्प से फाइंड कर सकते हैं, या फिर कोई जो ग्राफ है वो ग्राफ बना के हम इन वेरिएबल्स के साथ जो कांस्टेंट्स होते हैं या फिर जो न्यूमेरिकल फैक्टर्स होते हैं इनकी हम वैल्यूज़ बता सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये देखा कि हमारे पास जो डायमेंशनल एनालिसिस है उसकी लिमिटेशन ये है कि वो जो इक्वेशन है उसकी दोनों साइड्स के ऊपर जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उनकी डायमेंशंस को तो कंपेयर करके हमें ये बता सकती है कि इक्वेशन दुरुस्त है या नहीं। लेकिन जो कांस्टेंट्स हैं क्योंकि उनकी डायमेंशन नहीं होती तो उनको ये मेथड कर देता है इग्नोर। तो इसलिए जो कांस्टेंट्स हैं उनकी वजह से, उनको इग्नोर करने की वजह से जो 100% करेक्टनेस है किसी भी इक्वेशन की उसके बारे में हम गारंटी नहीं कर सकते। सिर्फ यही हम कह सकते हैं कि ये इक्वेशन तकरीबन दुरुस्त है। तो ये हमारे पास कुछ लिमिटेशंस थी डायमेंशनल एनालिसिस की। यहाँ पे हमारे पास ये डायमेंशंस वाला टॉपिक भी कंप्लीट हो गया है। इसके साथ साथ हमारा जो चैप्टर नंबर 1 है ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद अगले लेक्चर के अंदर हम इंशाल्लाह इसकी जो एक्सरसाइज है इसको स्टार्ट करेंगे।